नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने ईंधन के दाम, ईंधन और गैस के आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए राहत कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। रणिल विक्रमसिंघे ने सुबह मंत्रियों और सांसदों के साथ चर्चा के बाद आर्थिक दबाव के कारण संघर्ष कर रहे लोगों को ईंधन, गैस और आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए एक तत्काल राहत कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है। श्रीलंकाई पीएम मीडिया डिवीजन ने इस बात की जानकारी दी। हज 2022 की एक निगाह मोहब्बत से देखिए, एक हज कबूल हो जाएगा, सवाब मिलेगा। इस हसरत के साथ हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के बाद 2 साल के बाद मक्का के मुकद्दस सफर में जायरीन यानी कि हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हाजियों के इस्तकबाल के लिए पहुंचे लोगों और उनके परिवार वालों के मिलन की ये पल भावुक कर देने वाले थे। ये सभी भागी पलकों और रूंधे हुए कर देने वाले गले से एक दूसरे को निहारते और गले मिलते नजर आए। सऊदी अरब से पहले इस फ्लाइट से 410 हाजी वापस लौटे। इस वापसी के साथ ही हज मकबूल की हसरत दिल में लिए हाजी अपने परिवार वालों के साथ अपने घरों को रवाना हुए। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कहा है कि पंजाब सरकार ने किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त करने, फसल विविधता को बढ़ावा देने और पराली जलाने के मामले में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है। आपके मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा है कि राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेश सिंह तोमर के समक्ष विशेष पैकेज की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि धालीवाल ने तोमर से बेंगलुरु में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य के बारिश व बाढ़ प्रभावित इलाकों का रविवार को हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शनिवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र, निर्मल जिले में बुरी तरह से प्रभावित कदम परियोजना और भद्राचलम शहर तक का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। इस बीच भद्राचलम शहर में गोदावरी नदी का जलस्तर शनिवार तड़के 71.30 फुट के आसपास पहुँच गई है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। सिंहदेव ने भाषा से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। हालांकि वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री बने रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सिंह ने कहा है कि मैंने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र सौंपा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा है कि राज्य के करीब 51 लाख घरों का शून्य बिजली बिल प्राप्त होगा। उन्होंने माना है कि प्रति परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर 1 जुलाई से अमल शुरू कर दिया गया है। मान ने पंजाब में किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि मैं पंजाबियों के साथ बिजली की गारंटी के बारे में खुशखबरी साझा करने जा रहा हूँ। मुफ्त बिजली का वादा 1 जुलाई से लागू हो गया है। जुलाई अगस्त का यानी कि बिजली बिल सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा। लगभग 51 लाख घरों का शून्य बिजली बिल मिलेगा और हम जो चाहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस कर मुफ्त सुविधाएं को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार की निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली की योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की नींव रखने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर की इच्छा से वो ऐसा करने की स्थिति में है तो देश में सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होगी। इससे पूर्व दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन रेवड़ी बांट रहा है। भारत ने इस महीने से चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जंग में वैश्विक उदाहरण स्थापित करने का है। सिंगल यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और रिसाइकलिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत में प्रति व्यक्ति और प्लास्टिक की खपत 11 किलोग्राम है, जबकि प्लास्टिक का प्रति व्यक्ति खपत का वैश्विक औसत 28 किलोग्राम है। और 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे विश्व में इसकी सराहना की जा रही है।
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। गूगल और फेसबुक जैसे टेक दिग्गज कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज पब्लिशर्स का कंटेंट चलाने से प्राप्त होने वाले रेवेन्यू यानी कि राजस्व जल्द ही शेयर करना पड़ सकता है। सरकार नियामक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है, जिसे लागू करने पर टेक दिग्गजों को प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कंटेंट का भुगतान करना पड़ सकता है। डिजिटल न्यूज मीडियम ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए रीडर्स न्यूज मीडिया वेबसाइट के कंटेंट तक आसानी से पहुँचते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी अस्मिता का सवाल इतनी मजबूत से उठा दिया है कि कई गैर एनडीए दल भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने पर मजबूर हो गए हैं। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी बीजेपी के लिए ऐसा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है कि विपक्ष की एकता छिन्न भिन्न हो गई है। यही वजह रही कि शिवसेना, जनता दल, सेकुलर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओपी राजभर की पार्टी, सुभाषपा जैसे कट्टर एंटी बीजेपी पार्टियों ने आदिवासी पहचान के नाम पर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का ऐलान कर दिया है। गोवा कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को चेन्नई भेज दिया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दल बदल के डर से कांग्रेस ने 11 में से 5 विधायकों को शिफ्ट किया है। इनमें विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी नेता संकल्प अमोनकर भी शामिल है। इन विधायकों में संकल्प ओमनकर, यूरी ओलेमाओ, अल्टोडी डी कोस्टा, रुडोल्फ फर्नांडिस और कार्लोस अल्वारेस फरेरा का नाम है। सूत्रों की माने तो ये विधायक शुक्रवार को विधानसभा सत्र की कार्रवाई खत्म होने के तुरंत बाद चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलुरु में स्थित एक मस्जिद का सर्वेक्षण कराने के लिए आयुक्त नियुक्त कराने का अनुरोध करने वाली की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका के जरिए नियुक्ति इसी तरह का अनुरोध करने वाले एक वादे की स्थानीय अदालत द्वारा सुनवाई करने से पहले करने का उच्च न्यायालय आग्रह किया गया था। मंगलुरु के रहने वाले टीए धनंजय और बीए मनोज कुमार ने मूल वाद दायर किया था, जिसमें दावा किया कि मंगलुरु के निकट टेंका उलपीडी गाँव के मलाली स्थित असैयद अब्दुल्लानी मदनी मस्जिद के मरम्मत कार्य के दौरान एक मंदिर के कुछ हिस्से मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट और इटावा को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के छठे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कुल 296 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वावधान के करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले डॉक्टर संदीप पाठक और उनकी टीम इन दिनों राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात में भी पार्टी का जनाधार मजबूत करने का काम कर रही है। पंजाब मुंगेली जिले के डॉक्टर संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से राज्यसभा भेजा है। आप कार्यकर्ताओं की टीम दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल को राजस्थान की जनता के बीच लेकर जाएगी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपने बयानों से मोदी सरकार को असहज करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आगामी 30 सितंबर को पद से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे आगे हालांकि चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आंदोलन से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा उनकी भविष्य में किताब लिखने की भी इच्छा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते रिश्वत की पेशकश के आरोपों का सामना कर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पद जाते ही सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। मेघालय के मौजूदा सत्यपाल राज्यपाल मलिक के पिछले 17 मार्च को दिया बयान काफी सुर्खियां बटोरा था। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर मलिक ने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा था और कहा था कि जब कुतिया भी मर जाती है तो नेता शोक मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में लुलु मॉल के बाहर एक बार फिर हिंदू महासभा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडे। इस दौरान प्रदर्शनकारी जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि खुद को हिंदू संगठन से बताने वाले आदित्य मिश्रा और उसके समर्थकों ने मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने करीब 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शाम 4 बजे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर नेताओं से मुलाकात करेंगे। ओम बिरला की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मानसून सत्र के एजेंडे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष उन्हें सत्र से संबंधित तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे। सरकार संसद के मानसून सत्र से 24 बिल पेश कर सकती है। इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री और पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकेगी। मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्व मध्य, पश्चिमी मध्य, उत्तर और दक्षिणी पश्चिम अरब सागर के आसपास गहरा कम दबाव के क्षेत्र बना हुआ है। इससे हाल के फिलहाल में गुजरात समेत कुछ अन्य समुद्री तटीय राज्यों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। विभाग ने कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और फिर बाद में उनमें से एक रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए। गहलोत ने आगे कहा है कि मैंने राष्ट्रपति से पूछा था क्या गोगोई पहले ठीक थे या अब ठीक है। राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एम.वी. रमन और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में मूंग की खेती के दौरान जिस रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है उससे हो रही मूंग की फसल को खाने से संभाग में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इस बारे में किसानों का कहना है कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से यह फसल जहरीली हो जाती है। खुद एमपी के कृषि मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं। जानिए मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के किसान किस तरह मूंग की खेती में जहरीला कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।